हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ड्यूटेरियम ये होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 होता है। मास नंबर 2 होने का क्या मतलब है, उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। तो 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, एक ये होगा, डी होगा सही, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दबाव मापने में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 को आसानी से द्रवित किया जा सकता है और ठोस भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आकर्षण की कमजोर ताकत है। नहीं, इसमें अन्य गैसों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षण बल होता है। इसमें अन्य गैसों की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षण बल होता है, नहीं ये गलत है, ये सही होगा। इसमें आकर्षण की कमजोर ताकत होती है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं वीक होते हैं, आकर्षण कम होता है, इस कारण से राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। इसमें अधिक इंटरमोलिकुलर स्पेस है, नहीं, यह वातावरण में मौजूद है, नहीं, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माशोषी प्रक्रिया नहीं है। ऊष्माशोषी प्रक्रिया मतलब ऊष्मा का शोषण जिसमें हो रहा हो, इंडोथर्मिक। तो फ्यूजन, किसी भी चीज़ को फ्यूज कराने के लिए बाहर से आपको सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तो यह एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो ये गलत है। तो ये इंडोथर्मिक तो है ही। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में क्या होगा, आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, देन वाटर जो है वाष्प में बदलेगा, तो ये भी है इंडोथर्मिक प्रोसेस। अघुलनशील भारी धातु का अशुद्धियों, इसमें भी आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, देन अलग होंगे, अशुद्धियों को शुद्ध करना होगा, तो ये भी एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तापमान में वृद्धि, कहीं पर भी इंडोथर्मिक प्रोसेस है, कहीं पर भी तापमान में वृद्धि हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, निकल रहा है, तो तापमान में वृद्धि हो रही है तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तो नीला लिटमस पेपर लाल तभी होगा जब एसिड प्रेजेंट होगा। तो सिरका की बात करें, इसमें स्नेहक ग्रीस में नहीं होगा, बेकिंग सोडा बेस है, साबुन भी बेसिक नेचर का है, सिरका एसिड है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है। सिरका क्या है, एसिटिक एसिड का एक जलीय घोल है, तो ये इसका नेचर एसिडिक है, इसमें जो है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु अयस्क है। तो गैलेना जो है लेड का एक अयस्क है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है। तो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में क्षारीय होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसमें से सल्फर, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये होगा आपको अम्लीय होगा। अम्लीय क्योंकि ये वर्षा जल के साथ में रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है और एसिड रेन के रूप में आता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय जंतुओं और पौधों के जीवित रहने के लिए कितने पीएच की सीमा आवश्यक होती है। तो 6.5 से 7.5 तक, 6.5 से 7.5 तक, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है, राइट ऑप्शन डी होगा। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेज में पाया जाता है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो जियोलाइट एक हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है जो पानी में कठोरता पैदा करने वाले आयनों के लिए प्रतिवर्ती सोडियम आयनों का आदान प्रदान करने में सक्षम है और इससे कठोरता दूर हो जाती है, तो जियोलाइट, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है। तो दाब क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट ऑप्शन ए होगा। न्यूटन मीटर के किसका यूनिट होता है, न्यूटन मीटर जो होता है वर्क का यूनिट होता है, वर्क का यूनिट होगा, या एनर्जी का भी यही होगा, और न्यूटन तो फोर्स का होता ही है, न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यदि कोई सिंपल तराजू है, कोई सिंपल वेटिंग मशीन है तो इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं,
क्योंकि उतना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतनी हवा थोड़ी सी चली गई अंदर तो उससे वेट बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेंसिटिव दिया हुआ है, संवेदनशील तराजू है, सेंसिटिव, थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट को मेजर कर लेगा। तो वेट मेजर होता कैसे है? जो वेटिंग मशीन है उस पर आप जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, तो इस पे एक नीचे की ओर फोर्स एग्जर्ट करता है, नीचे की ओर एक फोर्स एग्जर्ट करता है, इसका उसी को तो वेट कहा जाता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ एग्जर्ट करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, वही तो है इसका वेट। तो mg हो गया वेट नीचे की तरफ, और बदले में ये सरफेस जो है ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एग्जर्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। तो जितना इस सरफेस को दबाएगा उतना ही, जितने फोर्स से ये पर्सन जो है इस सरफेस को दबाएगा उतना ही उसका वेट होगा। तो जब ये एयर को इनहेल करता है अपने अंदर, तो इनहेल करता है तो एयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है कुछ तो उसका वेट है ना, थोड़ा ही है लेकिन कुछ तो वेट है, कुछ तो मास है। तो इस पर्सन का मास थोड़ा ही सही लेकिन इंक्रीज तो हो ही जाएगा। तो जब इंक्रीज हो जाएगा, इसका मास थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो मास जब इंक्रीज हो गया तो इसका वेट mg भी तो थोड़ा इंक्रीज हो ही जाएगा। क्योंकि एयर कितनी भी हल्की हो, कुछ तो कुछ उसमें मास है ही, क्योंकि 1 लीटर जो एयर है उसका मास 1.225 ग्राम होता है। तो इस कारण से थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसका वेट, तो रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है कि K = ½ mv² होता है। तो इसमें आप m से ऊपर और m से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो गया m² v², मतलब mv का स्क्वायर हो गया ऊपर में, अब बाई 2m हो गया नीचे में। तो mv क्या है, लीनियर मोमेंटम है, यानी p ऊपर में आ गया p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, p²/2m। अब पढ़िए क्वेश्चन को, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, तो इस p को 3 गुना कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g। ये फार्मूला हमें क्लियरली बता रहा है कि यदि लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, तो बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग दैर्घ्य तरंग की विशेषता है, आयाम एम्पलीट्यूड भी तरंग की विशेषता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी भी तरंग की विशेषता है, लेकिन माध्यम यानी मीडियम, ये तो मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, वो विरल हो सकता है, सघन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो माध्यम नहीं है इसकी प्रॉपर्टी। सो निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, जैसे मान लीजिए किसी मैग्नेट के चारों तरफ एक कॉइल को घुमाया जाए, या कॉइल के चारों तरफ मैग्नेट को घुमाया जाए, तो मतलब मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है ना घुमाने में, तो मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ड्यू टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इन्वेस्ट किया गया कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बदल गया किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो कौन सा डिवाइस है जो ऐसा करता है, जनरेटर या डायनेमो करता है? राइट ऑप्शन बी होगा। बी तो होगा ही, डी भी होगा। यहाँ पे जनरेटर भी तो वही काम करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला। तो इसमें से ई ऑप्शन होगा मोर देन वन। हालांकि इस टेस्ट सीरीज में आंसर डायनेमो दिया गया है। आप सोचिए क्या होगा, जनरेटर होगा या डायनेमो होगा या दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, आर्गन एंड नाइट्रोजन। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो ये विद्युत प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही संभव होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल्स कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स में भी थोड़े इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो इस कारण से वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से। हालांकि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन माना जाता है करंट के फ्लो का।
राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभव अंतर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू होता है वी क्यू, वोल्टेज इंटू चार्ज। तो यहाँ पे W निकालना क्या है, इसमें से विभव अंतर निकालना है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू होगा, W बाई क्यू। तो W हो गया 72, Q हो गया 3, तो कितना होगा 3 दूना 6 और 3 चौके 12 24। राइट ऑप्शन ए होगा 24 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण यानी वीपिंग जेली का कारण अम्ल की अधिकता होती है, ये सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, ये भी सही है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं, नहीं हेलोफाइट्स कहलाते हैं, ये गलत है। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ये सही है। 3 गलत है, 3 जो है गलत, ये गलत, ये गलत, और चूंकि 4 सही है इस कारण से 1 to 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग निम्नलिखित में से क्या है। तो लौंग जो है फूल की कली है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। जब मेंडल ने एकल संकरण के तहत विशुद्ध लंबे एवं विशुद्ध बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में किस गुण से संपन्न पौधे प्राप्त हुए। तो सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, हालांकि उनमें बौनापन का गुण मौजूद रहा जो अगले जनरेशन में दिखाई दिया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग नहीं है। तो सुजाक भी यौन संचारित रोग है, सिफिलिस भी है, ट्राइकोमोनास भी है, एड्स भी है, तो ये सभी है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, रोग नहीं है, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण नियमन यानी ऑस्मोसिस रेगुलेशन की प्रक्रिया शरीर में जल की उचित मात्रा बनाए रखती है। इस प्रक्रिया हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी होता है। तो वो है ब्रिक किडनी। राइट ऑप्शन डी होगा। हिंदी इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित रहता है। तो वो है प्याज और लहसुन। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को कायिक प्रवर्धन तकनीक द्वारा नहीं उगाया जा सकता है। तो कायिक प्रवर्धन तकनीक द्वारा पपीता को नहीं उगाया जा सकता है। इस विधि से उन पौधे को उगाया जाता है जिनकी जड़, तना या पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न कर सकती हैं, जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर, संतरा, चमेली, आम, अमरूद, ये सब। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो फसल करता है। राइट ऑप्शन डी होगा, नदी, वन, तालाब, ये सभी प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। वह कौन सा रक्त वर्ग है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ओ जो ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ माइनस जो है इसका, उसमें आरएस फैक्टर भी नहीं रहता है और इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य मिलान की पहचान करें। हैजा विब्रियो कोलेरा से होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ये सही है दोनों। पीत ज्वर जो होता है एडिज मच्छर से होता है, ये भी सही है। स्वाइन फ्लू जो है H5N1 से नहीं होता है, H1N1 से होता है। H5N1 से बर्ड फ्लू होता है, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा।